हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा क्या है? ऊष्मा यानी हीट। हीट एक एनर्जी है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, याद रखिएगा। और हीट का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी, क्या कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है ताप, टेम्परेचर। तो देखिए, ताप जो है वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। और याद रखिएगा, ऊष्मा जो होता है सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, स्थानांतरित होती है। इसके बाद है ताप मापन। ताप की माप जो है तापमापी से की जाती है और विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं। तो इन पैमानों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है सेल्सियस पैमाना, दूसरा है केल्विन। पहला क्या है? सेल्सियस पैमाना, दूसरा है केल्विन पैमाना, तीसरा क्या है? फारेनहाइट पैमाना। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्सियस पैमाना जो होता है ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में। केल्विन पैमाना के तहत अगर बात करें तो केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन जो है अंकित होता है। याद रखिएगा, स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन के मतलब कि 273 के बराबर होता है। तो केल्विन पैमाने पर ताप बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273। यानी अगर आपको जो कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है इसको केल्विन यानी सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में या फारेनहाइट में चेंज करना हो तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई जो अंक है वो सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में आपको बदलना है उस टेम्परेचर को, उस तापमान को। तो जैसे आप सेंटीग्रेड में जो सेल्सियस पैमाना है इसमें 273 आप जोड़ देंगे तो केल्विन में आपको जो है पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा। फारेनहाइट पैमाना के बारे में अगर बात करें तो इस पैमाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है 32 डिग्री फारेनहाइट और जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट अंकित होता है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि जो फारेनहाइट में बर्फ का गलनांक है वो कितना फारेनहाइट होता है और जल का जो क्वथनांक है वो कितना फारेनहाइट होता है, तो याद रखिएगा। और सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने में जो संबंध है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बदलने में ये काफी जो सूत्र है काफी मददगार है। कोई ताप सेल्सियस पैमाने पर C तथा फारेनहाइट पैमाने पर F है तब क्या होगा? C/5 बराबर F माइनस 32/9। ताप परिवर्तन के प्रभाव, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में, टेम्परेचर बढ़ाकर ठोस को द्रव में, द्रव को गैसीय अवस्था में क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। गलन क्या है? गलन वह प्रक्रम होता है जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, उसे गलन कहते हैं। और वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ पिघलकर जल बनता है, इसीलिए बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है।
भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के यानी परमाणुओं और अणुओं के बीच आकर्षण बल की माप है। ठोस पदार्थों का गलनांक जितना अधिक होगा, उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो उतना ही अधिक होगा। क्वथन क्या है? तो क्वथन वह प्रक्रम होता है जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से जो है गैस में परिवर्तित होता है। तो द्रव पदार्थ मतलब कि तेजी से गैस में चेंज हो जाता है, इसे क्वथन कहते हैं। और वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद है संघनन या द्रवण। ये क्या है? संघनन या द्रवण, देखिए, शीतलन के द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है संघनन या द्रवण कहलाता है। संघनन क्वथन या वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है, विपरीत क्रिया है। इसके बाद है हिमीकरण। हिमीकरण क्या है? देखिए, फ्रीजिंग जिसे कहते हैं, शीतलन के द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है उसे हिमीकरण कहते हैं। और हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, इसीलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गुप्त उष्मा क्या है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामान्यतः अगर बात करें तो जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, सामान्य सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो उसके ताप में क्या क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अगर बात करें तो पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब उष्मा दी जाती है, याद रखिएगा, भौतिक अवस्था, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो उष्मा दी जाती है, तो उस उष्मा को यानी पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है और पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए दी गई जो उष्मा होती है उसी को गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है, एक होता है संगलन की गुप्त उष्मा और दूसरा होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा संगलन या गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। बर्फ के संगलन की गुप्त उष्मा 3.34 गुणे 10 के पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम होती है। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है और जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितना 22.5 गुणे 10 के पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम होता है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो है अधिक प्रभावी होता है और इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 गुणे 10 के पावर 5 जूल गुप्त उष्मा लेता है और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से जो है यह ठंडा करता है। याद रखिएगा, जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त उष्मा अवशोषित करता है। प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप के द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय होता है। यानी सीधी तौर पे बात करें तो उबलते हुए पानी से जलना उतना दर्दनाक नहीं होता जितना कि भाप के द्वारा। देखिए, इन दोनों ही कंडीशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप पर यह कंडीशन होता है, यानी यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप पर होते हैं। इसका कारण यह है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में जो होता है गुप्त उष्मा के रूप में अधिक उष्मा संचित होती है। इसीलिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है और संघनित होकर जल बनाती है तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 गुणे 10 के पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम अधिक उष्मा निकालती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक उष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय जलन उत्पन्न करती है। उदरपातन क्या है? गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर
वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो गर्म करने पर जो ठोस पदार्थ है सीधे ठोस पदार्थ वाष्प में बदल जाता है, और ठंडा करने पर जो वाष्प है सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन करने वाले जो पदार्थ हैं अमोनिया क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर और नैफ्थलीन इत्यादि है। इसके बाद वाष्पन क्या है? वाष्पन अपने देखिए, वाष्पन जो होता है इवेपोरेशन, अपने क्वथनांक के नीचे के जो क्वथनांक होता है इसके नीचे किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का जो प्रक्रम होता है वही वाष्पन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो अब अपने क्वथनांक के नीचे किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का जो क्रिया है वाष्प कहलाता है। किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है, और गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। देखिए, पोखरों का जल जो होता है, जो तालाब होता है, इनका जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की जो दर होता है इसमें वृद्धि हो जाएगा, और किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है, वायु की जो आर्द्रता है जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर उच्च होती है और जल अत्यंत जो है शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। वाष्पन के कारण शीतलन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो किसी पात्र में भरा द्रव्य जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त उष्मा प्राप्त करता है। उष्मा खोने के कारण वह पात्र जो है ठंडा हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए, वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना है। मिट्टी के घड़ों के दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, होल होते हैं, और कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिस कर वाष्पित होते रहते हैं। वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होती है, और इस प्रकार घड़ों में शेष जल जो होता है उष्मा को खो देता है और ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से घड़ा में रखा जल ठंडा होता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं। ये जल को काफी मात्रा में सोखते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलन प्रदान करता है, और पॉलिस्टर इत्यादि से बने जो वस्त्र होते हैं ये पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं, इसीलिए वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्रों को पहनना जो है वरीयता दी जाती है, काफी अच्छा माना जाता है। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाली पसीने को क्या करता है? पसीने को वाष्पन के माध्यम से खत्म कर देता है, जिससे हमें शीतलन की अनुभूति होती है। डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। डेजर्ट कूलर गर्म तथा शुष्क दिनों में यह अधिक जो है शीतलन करता है। तो डेजर्ट कूलर जो होता है गर्म और शुष्क दिनों में अधिक क्या करेगा? ठंडापन लाएगा, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर ताप और जल के वाष्पन की दर को यह बढ़ाता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी। ट्रिपल पॉइंट दाब और ताप का एक ऐसा अनोखा संयोजन है जहां पर पदार्थों के तीन अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस साम्यावस्था में अस्तित्व में होती हैं। त्रिक बिंदु वहां स्थित होता है जहां पर ठोस गैस और तरल गैस साम्यावस्थाएं रेखाएं जो है मिलती हैं। उदाहरण के लिए जल का जो त्रिक बिंदु है इसका तापमान 273.16 केल्विन, दाब जो होता है 611.657 पास्कल के द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड प्रश्न है, संवहन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण हो सकता है किससे किस में हो सकता है आपको बताना है। संवहन के द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में।
तो सी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो जो संवहन है, याद रखिएगा, संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैसों में हो सकता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं जो है स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि आग पर रखी पतीली का जो जल है, आग पर जो बर्तन रखा जाता है उसका जल संवहन के द्वारा जो है गर्म होता है। पहले पतीला गर्म होता है, धीरे धीरे जल, और नीचे से जो पतीले के जो पेनी में कह सकते हैं, मान लीजिए ये पतीला है और यहाँ पे आग की लौ है, पहले ये वाला जो स्तर है गर्म होगा, फिर इससे सटे हुए जो पानी का लेयर है ये गर्म होगा और यहां तक गर्म हो जाएगा ये संवहनित होते हुए। इसके बाद थर्ड नंबर है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल जो होता है या जो लिक्विड होता है गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। किसके कारण? तो देखिए संचालन, संवहन और विकिरण, क्या ये मतलब कि तीनों जो वर्ड हैं सही हैं? बिल्कुल सी ऑप्शन। थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 4 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प के द्वारा उत्पन्न जल उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जलने से जो है जलन से अधिक गंभीर होती है। कहने का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प के द्वारा उत्पन्न जलन है, यानी भाप से जलना उसी ताप के पानी के द्वारा जो जलना कह सकते हैं कि अगर जलते हैं तो इनमें से गंभीर कौन है? तो वाष्प के द्वारा अधिक जो है ऊष्मा दी जाती है, यानी वाष्प के द्वारा जो जलन होता है या कोई अंग जल जाता है वो काफी असहनीय होता है। इसका अपेक्षा किसके अपेक्षा? उबलते हुए जल की अपेक्षा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही वाष्प के द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। 5 नंबर है भाप से हाथ जो है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि सेम प्रश्न सेम जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो भाप से कोई अंग अत्यधिक जलता है, असहनीय पीड़ा होता है, उसके अपेक्षा किसके अपेक्षा? उबलते जल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाप में जो गुप्त ऊष्मा होता है वो काफी ज्यादा होता है। 6 नंबर है एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी की जरूरत होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 720 कैलोरी ऊष्मा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो है 80 कैलोरी। जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी या 100 कैलोरी। और वाष्पन की गुप्त जो ऊष्मा है ये 540 कैलोरी प्रति ग्राम। इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से जो है वाष्प में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी 540 कैलोरी, और कुल आवश्यक जो ऊष्मा होगा 80 प्लस 100 प्लस 540 यानी 720 कैलोरी। याद रखिएगा। 7 नंबर, कितना तापमान होने पर, कितना टेम्परेचर होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा -40। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर या ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फारेनहाइट में समान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट में जो संबंध है आप देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, C/5
C/5 बराबर F-32/9। पुष्टि के लिए A बराबर -40 रखने पर जो है क्या होगा, F की जगह पर -40 रखिएगा, तो यहाँ पे इसको हल करिएगा तो आपका जो -40 है वो आपका मतलब कि क्या होगा, पुष्टि हो जाएगा। 8 नंबर है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापक्रम जो है समान रहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है डी ऑप्शन -40 डिग्री। और 9 नंबर है, किसी तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने सेम होते हैं? सेम क्वेश्चन सेम जवाब, -40 डिग्री, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 नंबर, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कैसे? तो देखिए सूत्र से C/5 बराबर F-32/9, इस सूत्र को रट जाइएगा। C क्या सेंटीग्रेड, F क्या फारेनहाइट, तो C/5 बराबर इंटू 2C-32/9, 2C सूत्र रखने पर जो है F बराबर 2C सूत्र में रखने पर क्या होगा, तो 9C इधर क्या होगा इजकल टू 10C-160, C बराबर 160 डिग्री पर फारेनहाइट तापक्रम दोगुना होगा। 11 नंबर है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, एक हेल्दी मनुष्य के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, आप बताइए। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। एक हेल्दी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो या तो डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए या फारेनहाइट में पूछा जाए, दोनों को रट जाइए। शरीर का तापमान इससे कम या ज्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान यानी 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका जो मान होगा 310 केल्विन होगा। इसमें डिग्री में 273 को जोड़ दीजिएगा तो केल्विन प्राप्त हो जाएगा। 12 नंबर है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से जो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 273। एक केल्विन बराबर क्या होता है, एक केल्विन या केल्विन को अगर मतलब कि आपको सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो किस तरह से आपको निकालना होगा। तो देखिए सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर आपको बदलना है तो उसमें 273 जोड़िएगा, 273 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा। और मनुष्य का जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है हेल्दी मनुष्य का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग माने तो 310 आपको प्राप्त हो जाएगा ये वाला। इसके बाद 13 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में जो तापक्रम होगा। अब फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 36.89। तो यहां पे सूत्र याद रखिएगा। देखिए सेंटीग्रेड बराबर फारेनहाइट -32 इंटू 5/9। फारेनहाइट पैमाने पर जो तापक्रम होगा 98.4 फारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे अगर फारेनहाइट की जगह पर 98.4 रखिएगा तो सही जवाब हो जाएगा 36.89 जो है डिग्री सेंटीग्रेड। 14 नंबर है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो इसका सही जवाब है 36.9 डिग्री, यानी सी ऑप्शन। 15 नंबर है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ताप का वह कौन सा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है।
तो इसका सही जवाब है किसका? याद रखिएगा, सही जवाब है केल्विन में, सी ऑप्शन। सेल्सियस, फारेनहाइट और रिम्यूअर पैमाने का मान जो होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन केल्विन पैमाने का जो मान होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। 16 नंबर है, फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो सेल्सियस पैमाने पर आपको ज्ञात करना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे? तो F बराबर 9/5 इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि A बराबर 9/5 इंटू सी अंडर रूट प्लस 32 हो जाएगा। तो F माइनस 32 इंटू 5/9 इसको हल करिएगा तो आएगा। और इसमें क्या है 200, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, तो 200 यहां पे रखिएगा फारेनहाइट की जगह पर। तो इसको हल करिएगा तो कितना प्राप्त होगा आपको? 93.3 जो है प्राप्त होगा। तो 200 फारेनहाइट पर जो है तापमान का जो मान होगा सेल्सियस पैमाने पर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 17 नंबर है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट हो, ठीक है, सी तथा एफ, यदि सी तथा एफ का संबंध आप देख सकते हैं इतना हो, तो एफ तथा सी का संबंध क्या होगा? संबंध ज्ञात करना है, क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन को देखिए, थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ए बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32 होता है। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो संबंध है, यदि औसत तापमान सेंटीग्रेड में सी और फारेनहाइट में एफ हो, तो इसके बीच जो संबंध होगा एफ बराबर 9/c प्लस 32, ठीक है। 18 नंबर है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ए बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिए, ए बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ए बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। सी सेंटीग्रेड और एफ फारेनहाइट को इंगित करता है। तो एफ बराबर यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। एफ बराबर क्या होता है? 9/5 इंटू 40 डिग्री है, सी कितना है? 40 प्लस 32। इसको अगर आप हल करिएगा तो 104 आएगा, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फारेनहाइट होगा, ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है फारेनहाइट स्केल में क्या होगा, वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालिएगा तो 122 डिग्री फारेनहाइट आएगा, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 20, ठंडे देशों में पारा के स्थान पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? ऐसा क्यों? ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा इसलिए दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतर होता है, कम होता है। तो देखिए अल्कोहल का द्रवांक जो कह सकते हैं निम्न होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफी नीचे हो जाता है, और जिसे शून्य से काफी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। 21 है, स्वचालित इंजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है, क्या सही जवाब है? एथिलीन ग्लाइकॉल। सही जवाब है एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है, एंटी फ्रीजिंग कह सकते हैं, हिमरोधी के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। 22 नंबर है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है?
तो परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, बी ऑप्शन। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परिभाषित किया गया है। 23 नंबर है गर्म करने से विस्तारण। गर्म करने से क्या होता है? गर्म करने से पदार्थों का घनत्व घट जाता है, या गर्म करने से जो विस्तारण होगा पदार्थ का घनत्व ये घटा देता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, देख लेते हैं क्या पॉइंट है। तो देखिए, अगर बात करें तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, अतः उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 24 नंबर है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा तो आयतन क्या होता है? घटता है, बी ऑप्शन। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मथ, पीतल आदि के गलने पर आयतन में क्या होता है? आयतन सिकुड़ते हैं और इस प्रकार के ठोस अपने ही गलित द्रव में प्लवन करते रहते हैं। 25 नंबर है समय के दृष्टि से दो द्रव पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। यहाँ पे आप आरेख को देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि समय के दृष्टि से दो द्रव हैं पी और क्यू, इनको क्या किया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इस ग्राफ के माध्यम से कौन सा कथन सत्य है। पहला है तापमान या तापन प्रक्रिया में द्रव पी तथा पी द्रव क्यू के तुलना में ज्यादा या सदा जो है उछड़ता रहा। तापमान प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। पी का ताप क्यू के तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा और क्यू का ताप पी के तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। इसका सही जो कथन है वो है आपका डी ऑप्शन। क्यू का जो ताप है पी के तुलना में, क्यू का जो ताप है पी के तुलना में क्या हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है तेजी से पहुंचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है वो क्या है आपको बताना है। थर्मोस्टेट का जो कह सकते हैं उद्देश्य है कि तापमान को स्थिर रखना, यानी सी ऑप्शन। थर्मोस्टेट याद रखिएगा, थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान के लिए तापमान हेतु या तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। 27 नंबर है थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है थर्मोस्टेट का जो संबंध है तापक्रम से है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला एक डिवाइस है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम जो है वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ताप अस्थाई डॉट डॉट पर बताना है कि स्थिर बनाए रखने का जो साधन है वो क्या है। ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो ताप अस्थाई ताप या टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वो क्या है? फ्रिज में थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वो होता है एक समान तापमान को बनाए रखना, यानी सी ऑप्शन। एक समान एवरेज तापमान को बनाए रखना। 31 नंबर है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित जो तापमान है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो फ्रिज में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट है
इसको मेंशन कर लेते हैं। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान में बैक्टीरिया यानी जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। इसीलिए इसे खतरनाक क्षेत्र या डेंजर जोन कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री को रखने के स्थान पर जो टेम्परेचर होनी चाहिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जो है होनी चाहिए, ये उत्तम टेम्परेचर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। और चूंकि यह परिसीमा जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, इसीलिए विकल्प आपका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर है, जब बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए, जो बिस्किट होती है सीले बिस्कुट, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर बात करें सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं। कारण है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, वो अवशोषित हो जाती है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, जिसे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता जो है अवशोषित होकर बर्फ बनकर पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। और यही कारण है कि सीले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर कुरकुरे हो जाते हैं। 33 है, कथन ए कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर, बर्फ पिघलने के लिए पेय से जो है गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है। जो ए है सही व्याख्या कर रहा है आर का। उष्मा का संचरण गर्म निकाय के शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त उष्मा प्राप्त करके बर्फ पिघलने लगती है, जबकि उष्मा का ह्रास होने के कारण जो पेय पदार्थ होते हैं वो ठंडा हो जाते हैं। 34 नंबर है, कथन एक कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर सीएफसी का उपयोग करते हैं। कारण है कि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर जो है द्रवित किया जा सकता है। तो दोनों में से जो कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सत्य है ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाता है। कैसे? देखिए, सी ऑप्शन सही है। अमोनिया को द्रवित करने के लिए हाई प्रेशर और परिवेश ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है। 35 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में जो है शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। कारण, बर्फ एक दुर्बल चालक है। बर्फ क्या है? कारण दिया है कि बर्फ एक दुर्बल चालक, अच्छा चालक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। खाद्य पदार्थों एवं बर्फ के ट्रे से निष्कासित जलवाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ एकत्रित हो जाती है। यह बर्फ फ्रिज की कार्यक्षमता और शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। 36, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या अंतर होता है? शीशे की जो छड़ होती है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई में क्या परिवर्तन आता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई जो है क्या होती है? चौड़ाई भी क्या होती है? चौड़ाई भी बढ़ती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर बात करें तो शीशे की जो छड़ है इसको भाप में अगर रखा जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाता है और साथ में चौड़ाई में यानी व्यास में भी वृद्धि होती है। 37 नंबर जो प्रश्न है, नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह है आपका गोलक, यह है वलय। देखिए, पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? तो धातु वलय को गर्म करे तो वलय क्या है? निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है,
तापमान से उसका प्रसार बढ़ जाता है और किसी धातु वलय को गर्म करके उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में भी वृद्धि की जा सकती है। उसे गर्म करने पर गोलक जो है निकल सकेगा, व्यास में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। 38 नंबर है, दो धातु ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ए और बी जो है, ये जो पट्टियां हैं ए और ये बी है, ये दोनों एक साथ मजबूती से जोड़ी गई हैं, जुड़ी हुई हैं। चित्र में जो दिखाया गया, चित्र को देखिए। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। क्या होगा, ये मतलब कि कह रहा है कि दोनों जो पट्टी है ए और बी एक साथ इनको जो है जोड़ा गया है, जोड़ दिया गया है। लेकिन जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ए जो होता है बी से अधिक फैलती है, और यदि इस जुड़े हुए पट्टी को ही गर्म की जाए तो दोनों में क्या आकृति देखने को मिलेगा, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों में जो आकृति देखने को मिलेगा वो आपको बी 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 आकार। देखिए द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है, पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है। अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टियां गर्म करने पर विकल्प बी में दर्शाया गया रूप जो है ग्रहण करेगी। 39 है, कथन ए कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण क्या है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तांबा कांच के अपेक्षा उष्मा का बेहतर सुचालक होता है। जो तांबा होता है कांच के अपेक्षा अच्छा सुचालक होता है, इसलिए तांबा अधिक गर्म लगता है। साथ ही तांबा का जो घनत्व होता है 8920 से 8960 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा कांच का घनत्व 2400 से 2800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक के बचे हुए जो शेष प्रश्न है उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पे जरूरत के अनुसार जो है अपडेट दिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है आपको उन्हीं प्लेटफॉर्म पे जो है अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।